Hello and welcome dear students. So class 11th वेक्टर्स पढ़ रहे थे। बहुत से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको सीखना, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी। एक बार समझ गए तो आगे ये बार बार हर एक चैप्टर में जहाँ भी वेक्टर्स मिलेगा यूज़ होता ही रहेगा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन दैट मीन्स हमारे पास सेम काइंड के टू और मोर वेक्टर्स होंगे और एक ऑब्जेक्ट पे या एक पॉइंट पे सब एक साथ एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, टू और मोर सेम काइंड्स के वेक्टर्स, मैं पहले से मेंशन कर रहा हूँ। सेम काइंड्स के वेक्टर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट्स है तो डिस्प्लेसमेंट सभी, फोर्स है तो सभी के सभी फोर्स होंगे। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को लेके एक एडिशन वैसा नहीं होता। ठीक है ना, सेम काइंड्स ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए टू और मोर। तो हमें वेक्टर एडिशन सीखना है यहाँ पे। तो वेक्टर एडिशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम रिजल्टेंट किसको बोलते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है। सी दिस, हियर इट इज द डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा गया है, नोट कर लेंगे, पूरा समझना चाहिए और बहुत इजी है। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर वुड प्रोड्यूस। बहुत ही सिंपल सी बात है कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, एक बॉडी पे जब दोनों एक साथ एक्ट करते हैं तो हमें कुछ इफेक्ट दिखा, कुछ फिजिकल इफेक्ट दिखा। ओके, अब ये बात अलग। सपोज और एक वेक्टर है, वेक्टर आर। ठीक है, कैपिटल आर, वेक्टर आर उसका नाम है। जब वो उसी बॉडी पे एक्ट किया उस पॉइंट पे तो हमें सेम फिजिकल इफेक्ट दिखा। तो यहाँ पे वो आर उस ए और बी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बनेगा। और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये एक बॉडी है, मैं एक फोर्स दिया, इसको फोर्स एक वेक्टर है, इसको इस तरफ एक फोर्स दिया 1 न्यूटन। ठीक है, एक और फोर्स इसी के साथ टुगेदर 1 न्यूटन का एक और फोर्स उसी तरफ दिया गया। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट दिखाएगा इस तरफ जाने वाला, जितने एक्सेलरेशन या स्पीड के साथ। ठीक है, अब इस पे 1 ना देके बस 2 न्यूटन का फोर्स उस पॉइंट पे दे दो, 2 न्यूटन का फोर्स, तो हमें उसी तरफ सेम इफेक्ट ही दिखेगा। तो यहाँ पे 1 और 1 का रिजल्टेंट होगा 2 न्यूटन। ठीक है, तो यही बात है कि रिजल्टेंट मतलब वो वेक्टर जो सेम इफेक्ट दिखाएगा अगर हम टू और मोर इंडिविजुअल वेक्टर्स को एक साथ यूज करें। ठीक है, एक साथ अगर टुगेदर उसको यूज करें तो जो इफेक्ट हमें दिखता है, तो यहाँ पे वो रिजल्टेंट किसके लिए होगा, वो जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनका वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखना, ए बी सी ऐसे करके बहुत से वेक्टर्स हैं टू और मोर, तो सब एक साथ एक पॉइंट पे एक्ट किए, जो इफेक्ट दिखा, जब आर अकेले एक्ट किया तो वही इफेक्ट दिखा। दैट मीन्स आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी जितने भी वेक्टर्स हैं, ऐसे हम लिखते हैं। ओके, ये वेक्टर सिंबल ऊपर जो एरो है वो देना नेसेसरी है इस केस में, ऐसे लिखोगे तो। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वेक्टर एडिशन जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं नंबर्स को, वैसे नहीं होता। ये वेक्टर एडिशन है मतलब उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। इसलिए तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन वैसे सीखे हैं, एक लाइन देके एरो मार्क देंगे, उसका यूज अब आएगा। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को ही लेना है। तो वेक्टर एडिशन सिंपली जो अलजेब्रा में हम करते हैं सिंपल एडिशन की तरह वैसे नहीं होता, अलजेब्रिकली एडिशन नहीं होता। वेक्टर एडिशन होता है जियोमेट्रिकली। सीधे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर एडिशन इज डन जियोमेट्रिकली नॉट अलजेब्रिकली। सिंपल जैसे ऐड कर देते हैं नंबर्स को वैसे नहीं, इसके लिए रूल होता है जियोमेट्रिक रूल, वही तो पढ़ना है हमें। लॉ पढ़ेंगे अभी, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, वहां से सीखेंगे कि जियोमेट्रिकली कैसे दोनों को ऐड किया जाता है। तो वहां पे हमें कंसीडर दोनों करना होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है,
तो उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली एडिशन करना होता कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, नोट कर लेंगे, पर लेंथी बस दिख रहा है, बहुत ही सिंपल है समझना इसको। ओके, तो इस लॉ को समझते हैं। तो इस लॉ को यूज करने के लिए हम मोर देन 2 वेक्टर्स अभी नहीं लेंगे, अभी बस 2 वेक्टर्स को लेके एडिशन करना है। मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए बाद में और भी लॉ आएंगे, अभी 2 वेक्टर्स के लिए पहले समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि if 2 vectors are represented both in magnitude and direction by 2 sides of a triangle taken in same order। इसका मतलब सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ओके, तो 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 2 वेक्टर, एक हो गया B to C, ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा। सपोज ये एक तो वेक्टर है, वेक्टर P, ठीक है, वेक्टर P अलोंग B to C, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक लाइन वो मैग्नीट्यूड को बताएगा, ये एरो मार्क डायरेक्शन को बताएगा, ये वेक्टर है। दूसरा वेक्टर होगा ऐसे C to A, वेक्टर Q सपोज, सेम ऑर्डर मतलब B to C, C to A, A to B। ओके, ऐसे साइक्लिक बी सी ए बी सी ए, ऐसे जाना है, ये होगा सेम ऑर्डर। यहाँ पे ऑपोजिट कर दिए तो वो ऑपोजिट ऑर्डर बन जाएगा, ये सेम ऑर्डर बी टू सी सी टू ए। ठीक है, तो एक वेक्टर है P फ्रॉम बी टू सी, मतलब BC लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब ये इसका लेंथ लाइन का, डायरेक्शन मतलब ये जो एरो मार्क दिखा रहा है। वैसे ही Q वेक्टर के लिए CA का लाइन जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो मार्क है इस तरफ ये होगा डायरेक्शन। अगर ऐसा है 2 वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज R, दिस इज द रिजल्टेंट R, वो होगा थर्ड साइड से वो रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, तो ऐसे नहीं आना है, B से A जाना है, ऐसे, ये होगा ऑपोजिट ऑर्डर। अगर ऐसे ही घूम के आ जाते A to B होता तो ये इसी के साथ सेम ऑर्डर में हो जाता। ये सेम ऑर्डर में नहीं लेना है रिजल्टेंट को, ये ऑपोजिट में जाएगा। अब ऐसी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट से भी देखो, एक यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, दैट मीन्स वो फाइनली यहाँ से यहाँ गया, वही तो दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो मतलब B to A गया, जस्ट समझने के लिए। पर इस लॉ को ऐसे याद रखना है, 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में लेंगे 2 साइड से, तो तीसरा साइड जो होगा वो रिजल्टेंट को दिखाएगा अगर हम उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो। ठीक है, इतना ही है ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल से कैसे 2 वेक्टर के एडिशन को दिखा सकते हैं, वो है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसको यूज करके, स्टेटमेंट को यूज करके लॉ को एक मैथमेटिकल स्टडी अभी करना है कि जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है, यहाँ पे तो सिंपली लिख देंगे ऐसे, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ओके, पर ये तो सफिशिएंट नहीं है। जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला उसका मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए फाइनली, और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालने के लिए इस लॉ को ही यूज करके थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टडी करते हैं इससे आगे। ठीक है, अच्छा, तो सपोज हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B लेते हैं आप। ठीक है, सपोज 2 वेक्टर है, ये ट्राइंगल बन गया, ऐसे लेते हैं ट्राइंगल को, दिख रहा है ट्राइंगल। ठीक है, बनाएंगे इसको। सपोज इस पॉइंट से इस तरफ ये वेक्टर A, इस साइड से, यहां से यहां ये वेक्टर B। ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट R, ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, ऐसे ऑर्डर में। ठीक है ना, तो इसको नाम दे देते हैं, ये P, ये Q, R तो है तो इसको S। ठीक है, PQS ट्राइंगल से हम AB वेक्टर के एडिशन को दिखा रहे हैं। तो QS A वेक्टर है, SP B वेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ QP वो उस दोनों का रिजल्टेंट होगा R। ठीक है, अच्छा,
वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। इस चीज को ठीक से समझ जाना, कंसेप्ट को। हम बोल रहे हैं द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। तो यहाँ पे थीटा कौन सा होगा? ये होगा थीटा, ये थीटा नहीं होगा। ओके, इसको थीटा मत लिख देना। ए और बी के बीच में एंगल थीटा होगा ये वाला। इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करें आगे, तो ये एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में थीटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक से समझ लो थोड़ा सा। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आने के लिए जितना मिनिमम एंगल मूव करना पड़ेगा, ए को बी के साथ एक ही डायरेक्शन में आना है तो जितना मिनिमम एंगल मूव करना है उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये बनेगा थीटा, क्योंकि इतना ही मूव करेगा तो ये बी के साथ एक डायरेक्शन में आएगा। पर अगर वेक्टर ऐसे होता, ये बी होता और ये ए होता, ऐसे होता ए, ठीक है। तो पर अगर ये इतना मूव करेगा, इतना, तो ये ऑपोजिट आएगा, सेम डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो सेम डायरेक्शन में आने के लिए मिनिमम कितना उसको रोटेट करना होगा, घूमना होगा, इतना एंगल पूरा, ठीक है ना। ये एंगल पूरा ऐसे घूम के आएगा, तब जाके इसके साथ एक डायरेक्शन में आएगा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ये बनेगा थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल होगा। तो ये एंगल कंसेप्ट दो वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल होगा, क्योंकि बी वेक्टर अगर इतना मूव करेगा तब जाके इसके साथ एक डायरेक्शन में आएगा। तो ये होगा थीटा, ये नहीं होगा थीटा, ठीक है। अच्छा, सपोज ये वाला एंगल है बीटा, ये सिंबल जानते हैं ना, बीटा। ओके, ये सिंबल लेते हैं, बीटा बोलते हैं इसको। ये वाला एंगल कौन सा एंगल? एंगल पी क्यू एस, ये एंगल है बीटा, ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल पे देखो, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, पी क्यू आर एस टी दे देते हैं नाम इसका, एक परपेंडिकुलर पी टी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऑन क्यू एस प्रोड्यूस्ड, क्यू एस को आगे प्रोड्यूस्ड करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पी टी, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, पी टी एस दिख रहा है। ओके, अब देखो उस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी टी एस, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, मतलब पी टी बाय पी एस होगा। पी टी बाय पी एस दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी टी बाय पी एस, दैट इज इक्वल टू पी टी बाय पी एस कितना है? ये वाला लेंथ जो है पी एस, एस पी बी वेक्टर को दिखा रहा है, तो एस पी का जो लेंथ होगा वो किसको दिखाएगा? वो दिखाएगा बी के मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे हम बी लिख सकते हैं, बी वेक्टर नहीं, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है। दैट इंप्लाइज पी टी विल बी बी साइन थीटा। पी टी कितना बनेगा? बी साइन थीटा, ठीक है ये। अच्छा, cos थीटा, what will be cos थीटा in that triangle? st by ps, st by ps b by h होता है, तो ये बन गया st by, ये भी b, वही b लिखेंगे ना। That implies st will be b cos थीटा, ठीक है। ये दोनों pt और st के लिए दो एक्सप्रेशन ऐसे निकाले, b sin थीटा और b cos थीटा। ओके, अब देखो इस पूरे ट्रायंगल में पी क्यू टी ट्रायंगल, फिर से देखना, इन ट्रायंगल पी क्यू टी दिख रहा है। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या बनेगा? ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर बनेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो दैट इज इक्वल टू, ये बन गया पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो, क्यू एस प्लस एस टी लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर, क्यू टी ये पूरा, तो क्यू एस प्लस एस टी हो गया,
दैट इज इक्वल टू PT कितना मिला है b साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। QS कितना है देखो, QS ये लेंथ मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है वो, प्लस ST कितना मिला है b cos थीटा, तो b cos थीटा उसका स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा देखो, ये हो गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको फॉर्मूला यूज करो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, इतना ही बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर यूज किए हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू देखो यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से b स्क्वायर कॉमन जाएगा, a स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन गया तो बाकी रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, सो PQ स्क्वायर, अच्छा PQ स्क्वायर मतलब R वेक्टर जो रिजल्टेंट है, मतलब R का स्क्वायर है वो, उसका मैग्नीट्यूड R होगा, दैट इज इक्वल टू ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मतलब 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो R विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, और इस फॉर्मूले को आज से अभी से ही अपने माइंड में फिट कर दो, कभी नहीं भूलना है। दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल मालूम है थीटा, तो हम दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा इस फॉर्मूले से निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है ठीक से, ओके। अच्छा अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल पे PQT ट्रायंगल पे tan बीटा कितना होगा देखो, tan बीटा, ये बीटा एंगल है तो tan बीटा मतलब PT बाय QT, PT बाय QT, ओके। PT कितना मिला था हमें b साइन थीटा, लिखे हो b साइन थीटा, QT क्या होगा a प्लस b cos थीटा, लिखे हो ना, QT इक्वल टू a प्लस b cos थीटा, QS प्लस ST है, दैट इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स b साइन थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो बीटा एंगल हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा, tan इनवर्स मतलब क्या, tan बीटा का वैल्यू ये होगा तो बीटा का वैल्यू कितना होगा वही मिलेगा, ये tan इनवर्स ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स cos इनवर्स वैसे लिखते हैं। तो ये एक एंगल का एक वैल्यू है, ये पूरा जो मिलेगा एक एंगल का ही वैल्यू मिलेगा, तो इस फॉर्मूले से बीटा मिल गया। तो एक बार अगर बीटा मिल गया तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कहेंगे कि दैट रिजल्टेंट इज एट एन एंगल दिस मच, जितना मिलेगा विथ वेक्टर A। अगर बीटा मिल गया तो क्या बोलेंगे, द रिजल्टेंट इज एट एन एंगल बीटा और एट एन एंगल दिस मच, जितना मिलेगा, जितना भी डिग्री है, जितना रेडियन, विथ वेक्टर A। ये बताएगा डायरेक्शन को, ये बताया मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट अच्छे से याद रखना है, ये डेरिवेशन ठीक से प्रैक्टिस करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। तो ये जो मिला है मैग्नीट्यूड, इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ केसेस देखते हैं और समझते हैं ठीक से इसको। तीन अलग अलग केसेस यहाँ पे देखने हैं। सपोज फर्स्ट केस है A एंड B इन सेम डायरेक्शन, A और B दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के तरफ होंगे, तो वहां पे थीटा 0 डिग्री बनेगा, एक डायरेक्शन है तो R कितना होगा देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 तो 1 हो गया, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और उसका स्क्वायर रूट, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट मतलब a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को पाने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को बस ऐड कर दो, वही तो बात है। ये बॉडी है, ऐसे 2 न्यूटन दिया गया फोर्स, उसी तरफ ही 3 न्यूटन दिया गया,
तो नेट फोर्स होगा 5 न्यूटन। सिंपली ऐड कर दो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। ओके, और फाइनल आर का डायरेक्शन क्या होगा, उसी की तरफ ही होगा। ओके, आर का डायरेक्शन अलोंग ए और बी दोनों तो सेम डायरेक्शन में है तो एक ही तरफ होगा। ठीक है। सेकेंड केस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ए एंड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ए है, ऐसे बी है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आर देखो, ये -2ab आएगा, -1 होता है ना cos 180, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो फाइनली a माइनस बी मिलेगा। ओके, a माइनस बी मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट के लिए दोनों को माइनस कर देना है, दोनों को माइनस करना है मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन किस तरफ होगा, अलोंग द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके डायरेक्शन की तरफ। ऐसे 5 न्यूटन दिए, इस तरफ से 2 न्यूटन दिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स होगा 3 न्यूटन। 5 - 2 हो जाएगा, सिंपली माइनस 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, 3 न्यूटन होगा। ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ होगा, 5 न्यूटन की तरफ होगा, ग्रेटर फोर्स की तरफ ही होगा। ठीक है, वही हम लिखे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकली इसको फील भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड केस देखो, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री है, वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के साथ, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर क्या आएगा, cos 90 मतलब 0, तो ये मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे यूज करना ये वाला, ये 90 हो गया sin 90, तो b बाय a, tan इनवर्स b बाय a, जितना एंगल मिलेगा वैसे ही बताएंगे कि उस वेक्टर के साथ उतने एंगल पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैसे बीटा निकाल के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको याद भी रखना है, ये बार बार यूज होता है। ओके, बार बार तो फॉर्मूला हम नहीं देख सकते, तो इसको भी याद रखना है, आगे डायरेक्टली यूज जैसे कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग केसेस हैं इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। ओके, पर अगर थीटा कुछ और दिया है इन दोनों के अलग से, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट कर लेंगे, समझ में आया ठीक से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे। थैंक यू।